জাহাঙ্গীরের রিসাইতে দৌড় বলে কিছু নেই। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण उरांव। टीएमसी को लगा सबसे बड़ा झटका। क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक चर्चित चेहरा सचमुच नेपाल सीमा तक पहुंच गया था? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ को खुद मैदान पर उतरना पड़ा? आज हम बात करेंगे टीएमसी नेता जहांगीर खान की गिरफ्तारी की, एक ऐसी कहानी जिसमें राजनीति है, आरोप है, फरारी है, पुलिस का पीछा है और आखिर सीमा पर हुआ एक हाई प्रोफाइल ऑपरेशन। लेकिन कहानी की शुरुआत गिरफ्तारी से नहीं होती है, बल्कि उस समय से होती है जब जहांगीर खान का नाम पहली बार बंगाल की राजनीति में तेजी से उभरने लगा। फाल्टा क्षेत्र में उनका प्रभाव बढ़ रहा था, समर्थकों की संख्या बढ़ रही थी और स्थानीय राजनीति में उनका पकड़ मजबूत मानी जा रही थी। लेकिन इसी दौरान उनके खिलाफ कई विवाद भी सामने आने लगे। आरोप लगे कि उनके नाम पर दबाव बनाया जाता है, विरोधी को धमकाया जाता है और स्थानीय स्तर पर प्रभाव का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि जहांगीर खान और उनके समर्थकों ने इन आरोपों को कभी भी राजनीतिक तौर पर नहीं स्वीकारा, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में एक के बाद एक मामले दर्ज होने लगे और यहीं से शुरू हुआ विवाद, जिसने आखिर उन्हें देश भर की सुर्खियों पर ला दिया। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को उनके तलाश में विशेष अभियान चलाना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार उनके खिलाफ कई एफआईआर पहले से दर्ज की गई थी और कानूनी दबाव बढ़ने लगा। इसी बीच अदालत में चल रही कानूनी प्रक्रिया भी उनके लिए मुश्किल होती चली गई। जब उन्हें मिली राहत कमजोर पड़ने लगी, तब अचानक खबर आई कि वो सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दे रहे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि आखिर जहांगीर खान है कहाँ। समर्थक कह रहे थे कि वो कानून का सम्मान करेंगे, जबकि विरोधी आरोप लगा रहे थे कि वो गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर शुरू हुआ वो दौर जिसे मीडिया ने भगोड़ा का नाम दे दिया। कई दिनों तक पुलिस उनकी तलाश करती रही। सूत्रों के अनुसार अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई, संभावित ठिकानों की जांच हुई और खुफिया एजेंसी भी सक्रिय हो गई। लेकिन कोई कह रहा था कि वो राज्य छोड़कर भाग चुके हैं, कोई कह रहा था कि अंडरग्राउंड हो चुका है। लेकिन पुलिस के पास कुछ और ही जानकारी थी। बताया गया कि खुफिया इनपुट लगातार जुटाए जा रहे थे और इसी दौरान एक ऐसी सूचना मिली जिसने पूरे ऑपरेशन की दिशा बदल दी। कहा गया कि जहांगीर खान उत्तर बंगाल की तरफ देखे गए हैं। अब सवाल उठता है कि उत्तर बंगाल ही क्यों? क्योंकि वहीं से भारत नेपाल सीमा के कई महत्वपूर्ण रास्ते जुड़ते हैं और यहीं से कहानी अचानक रोमांचक हो जाती है। एसटीएफ को सूचना मिली कि एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति सीमा क्षेत्र के आसपास मौजूद है। इसके बाद निगरानी बढ़ाई गई, सीमा क्षेत्र में गतिविधियां तेज हो गई और फिर आया वो दिन जिसने पूरे मामले को राष्ट्रीय खबर बना दिया। रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने भारत नेपाल सीमा के नजदीक पानीटिंकी क्षेत्र में ऑपरेशन चलाया। पुलिस का दावा है कि यहीं से जहांगीर खान को गिरफ्तार किया गया है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना बेहद जरूरी है। पुलिस ने उन्हें नेपाल के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया। सार्वजनिक जानकारी के अनुसार उन्हें भारत सीमा के भीतर ही पकड़ा गया। क्योंकि गिरफ्तारी सीमा क्षेत्र के बेहद करीब हुई, इसीलिए नेपाल भागने की संभावना और चर्चा दोनों जोर पकड़ने लगी। यही वजह है कि मीडिया की हेडलाइन भी यही बन गई, क्या जहांगीर खान नेपाल भागने वाले थे? लेकिन असली सच क्या है? इस पर अभी भी जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है। हालांकि पुलिस का दावा है कि वो फरार थे और उनकी तलाश की जा रही थी पहले से। गिरफ्तारी के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है और पूछताछ शुरू की गई है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। मीडिया में जहांगीर खान को कई बार फाल्टा का पुष्पा भी कहा जाता था। आखिर ऐसा क्यों? दरअसल उनकी राजनीतिक शैली और सार्वजनिक छवि को लगातार कई बार फिल्मी तुलना की गई। समर्थकों ने कई बार उनको मजबूत छवि बनाई थी, लेकिन राजनीति में अक्सर छवि और वास्तविकता के बीच बड़ा अंतर होता है और शायद यही कारण है कि जिस व्यक्ति को कभी क्षेत्र का मजबूत नेता कहा जा रहा था, वही आज गिरफ्तारी और कानूनी विवादों की वजह में बहुत चर्चा है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस गिरफ्तारी का राजनीतिक असर क्या होगा? पश्चिम बंगाल में अगले चुनावी समीकरणों पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। क्या विपक्ष इसे
मुद्दा बनाएगा? क्या टीएमसी इसे व्यक्तिगत मामला बताएगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या ये मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित रहेगा या इससे व्यापक राजनीतिक बहस शुरू हो जाएगी? क्योंकि भारतीय राजनीति में जब भी कोई प्रभावशाली नेता कानूनी विवादों में फंसता है तो मामला सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि जनता की अदालत में भी पहुंच जाता है। समर्थक कहते हैं कि आरोप साबित होने तक किसी को दोषी नहीं माना जा सकता है। विरोधी कहते हैं कि कानून सबके लिए है, समान होना चाहिए इसे। और इसी बहस के बीच जहांगीर खान का मामला अब एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल चुका है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या है? वो ये है कि लोकतंत्र में चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कानून और जांच एजेंसियों की प्रक्रिया अपना रास्ता बनाती है। दूसरी ओर ये भी उतना ही जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले अपराधी घोषित न कर दिया जाए। यही लोकतांत्रिक न्याय व्यवस्था की बुनियाद है। अब सबकी नजर आगे की जांच, अदालत की कार्रवाई और आने वाले खुलासों पर टिका हुआ है। क्या पुलिस के दावे पूरी तरह साबित होगी? क्या जहांगीर खान अपनी बेगुनाही को साबित कर पाएंगे? क्या नेपाल भागने की चर्चा सिर्फ अटकल थी या इसके पीछे कोई ठोस सबूत था? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि सीमा के पास हुई गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल की राजनीति की सबसे चर्चित घटनाओं में एक शामिल हो गया है और इसकी गूंज आने वाले दिनों तक सुनाई देगी। इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर करिए। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।